तो कैसी हो मेरी प्यारी लॉयल फैमिली। मैं मिस्टर एक्स आज आपके लिए एक ऐसी भयानक स्टोरी लेकर आया हूं जो आपको सोचने समझने पर मजबूर कर देगी। कई बार हम छोटे मोटे मजाक में कितनी बड़ी भयानक गलती कर जाते हैं, इसका हमें एहसास भी नहीं होता है। हम अपनी छोटी सी जिद के चलते और किसी से बदला लेने की मंशा रखते हुए जब ऐसे कदम उठा लेते हैं तो फिर उनसे बचने का कोई रास्ता नहीं मिल पाता है, और फिर वही होता है जो उन बाहरी ताकतों को मंजूर होता है। आज की स्टोरी जब आप सुनेंगे ना, तो आपके बार बार रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि क्या वास्तव में ऐसा भी कभी हो सकता है, क्योंकि हमने कभी तंत्र मंत्र को इस तरह से देखा ही नहीं कि इसका उपयोग लोग किस किस तरह से करते हैं। और आज आप तंत्र मंत्र के एक ऐसे रूप को देखने वाले हैं जिससे किसी की लाइफ पूरी उलट पुलट हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये स्टोरी है वैशाली और मंगल की। वे दोनों नेपाल बॉर्डर पर बसे एक गांव में अपने परिवार के साथ रहा करते थे। वैशाली के पापा के पास गांव में सबसे ज्यादा पैसा था, और इतना ही नहीं, वो काफी ऊंची जात के थे। गांव में वैशाली के पापा की जो इज्जत थी, उसकी वजह से वैशाली अपनी क्लास में रौब से रहती थी। कभी कभी वो किसी को भी झिड़क भी देती, यानी कि वैशाली अपने पिता की वजह से सामने वाले को कुछ नहीं समझती थी। इन्हीं सब के दौरान गांव में एक लड़का था, मंगल। मंगल पढ़ाई लिखाई में ठीक ठाक था और अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहता था। उसका स्कूल पूरा हो चुका था और अब वो कॉलेज में था। उसके पिता की थोड़ी बहुत जमीन थी, उससे इस परिवार का गुजर बसर हो जाता था। मंगल निम्न जाति का था, लेकिन उसके पिता के बोलचाल और मदद करने की वजह से उनकी भी सब इज्जत किया करते थे। एक रोज वैशाली की नजर मंगल पर पड़ी। यूं तो वैशाली की उससे कभी बात हुई नहीं थी, क्योंकि वो निम्न जाति का था, लेकिन आज उसके दिमाग में कुछ आया। उसने मंगल से पूछा, ओ मंगल, आजकल क्या चल रहा है? तुम 22 के हो गए हो, कुछ सोचा भी है आगे क्या करना है? इस पर मंगल बोला, अभी तो आगे की पढ़ाई कर रहा हूं, एक बार वो हो जाए तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी। ये सुनकर वैशाली बोली, चाहे तू कितनी भी अच्छी नौकरी कर ले या महल बना ले, लेकिन रहेगा तो तू नीच जाति का ही, और इतना ही नहीं, शादी भी तू किसी नीची जाति की लड़की से करेगा। ये सुनकर मंगल को गुस्सा आया और वो बोला, तुम्हें मेरी शादी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, अपना देखो, क्योंकि जिस तरह की तुम्हारी हरकतें हैं ना, तुम्हें तो कोई ऊंची जाति का क्या, नीची जाति का भी नहीं ब्याहेगा। ये सब सुनकर वैशाली को काफी गुस्सा आया, क्योंकि उसके पिता की वजह से आज तक किसी में इतना दम नहीं हुआ कि उसे पलटकर जवाब दे दे, और आज मंगल ने उसे गुस्सा दिला दिया था और अब वो उसे सबक सिखाना चाहती थी। वैशाली वापस घर आई और अपने पिता भवानी को रोते हुए बोली, पिताजी, वो भीमराज चाचा का लड़का है ना मंगल, उसने आज रास्ते चलते मेरा हाथ पकड़ लिया और बहुत उल्टा सीधा भी कहा। बोलकर वो दोबारा से फूट फूट कर रोने लगी। भवानी ये जानता था भीमराज काफी अच्छा इंसान है, और ऐसे में उसकी औलाद की वजह से भरे गांव में उसकी बेइज्जती करना सही नहीं होगा, इसलिए उसने इस बारे में भीमराज के घर जाकर बात करने की सोची। उसी शाम को वो भीमराज के घर गए और कहा, देखो भीमराज, मुझे पता है कि तुम बहुत भले इंसान हो, इसलिए ये बात सबके सामने नहीं कर रहा, लेकिन तुम अपने बेटे को समझा लो कि आज के बाद हमारी बेटी का दोबारा हाथ पकड़ने की कोशिश की तो पूरे गांव में उसकी इज्जत उतरवा देंगे। हम तो प्यार से बोल रहे हैं, कोई और होता तो अब तक तुम्हारी इज्जत का जुलूस निकल गया होता। मंगल भी ये सब सुन रहा था और वह बोला, माफ करना काका, लेकिन मैंने आपकी बेटी को छुआ तक नहीं है, बल्कि वही हमसे आकर फालतू की बकवास कर रही थी। अब हम बाकियों की तरह चुप तो रहेंगे नहीं, क्योंकि वो हमारे घर का चूल्हा नहीं जलवा रही, तो आप उसे समझा लीजिए कि हमसे फालतू बोले ना। ये सुनकर भवानी को काफी गुस्सा आया और वो बोला, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। देखो, मुझे तुमसे बहस में नहीं पड़ना, लेकिन आज के बाद ये सब दोबारा ना होने पाए। बोलकर भवानी तो वहां से चले गए। वहीं उनके जाने के बाद भीमराज ने मंगल से सारी बात पूछी, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए थे, इसलिए उन्हें पता था कि मंगल ऐसा कर ही नहीं सकता। और जब मंगल ने उन्हें सारी बात बताई, तब वो बोले, बेटा, ये लड़की सही नहीं है,
हमारी जिंदगी नर्क से बदतर कर देगी, इसलिए तू उसके सामने ही मत जाना, क्योंकि इससे उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन हम बर्बाद हो जाएंगे। इस पर मंगल कुछ न बोल सका, क्योंकि उसे भी ये पता था, और अब मंगल वैशाली से दूर ही रहता था। अगर वो उसे रास्ते से आती दिखाई देती तो वो रास्ता ही बदल देता था। ये सब देखकर वैशाली को काफी खुशी हो रही थी। ये सही मायने में उसकी जीत थी, और इस वजह से उसके इरादे और बुलंद होने लगे थे। वो जानबूझकर मंगल के सामने जाकर उसे परेशान करती, लेकिन मंगल ही शांत ही बने रहता। वो उसके ऊपर मूंगफली के छिलके फेंकती, उसे उल्टा सीधा बोलती, लेकिन मंगल उसे इग्नोर ही करता। लेकिन एक दिन हद ही हो गई। मंगल उस रोज कॉलेज से आ रहा था और वैशाली ने उसे रास्ते में रोक लिया। इस दौरान उसकी सहेलियां भी उसके साथ थीं और वैशाली ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उसने उसके माता पिता के बारे में भी काफी उल्टा सीधा बोला, और इससे मंगल के सब्र का बांध टूट गया और उसने वैशाली को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। इससे वैशाली को काफी ज्यादा गुस्सा आया और वो बोली, तुम्हें पता है ना, पिछली बार जब तुमने मुझसे ऊंची आवाज में बात की थी तो उसका क्या अंजाम हुआ था, और आज तो तुमने मुझे थप्पड़ मारा है, तो सोचो मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। यह सुनकर मंगल बोला, तुम्हारे पिता ने पैसा तो काफी कमा लिया, लेकिन तुम्हें तमीज देना भूल गया। वही तमीज मैंने तुम्हें दे दी, अब दोबारा से मेरे रास्ते में मत आना। वैशाली ने उसका रास्ता रोका और एकदम से गुस्से में बोली, अभी के अभी मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। यह सुनकर मंगल ने वैशाली को धक्का दिया और वहां से चला गया। वैशाली ने अपनी सहेलियों को अपने साथ मिला लिया था ताकि वह उसके सपोर्ट में बोले। उसकी सहेलियां भी मान गईं और फिर वैशाली ने अपने पिता से दोबारा से मंगल के बारे में कंप्लेंट कर दी, और इस बार उसने बड़ा चढ़कर बात कही। उसने कहा कि मंगल उसे जबरदस्ती सुनसान जगह पर ले गया और वहां उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। वो तो उसकी सहेलियां वहां आ गई तो वो बच गई, वरना पता नहीं क्या होता। इन सब से भवानी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने गांव के कई लोगों को इस बारे में बताया और फिर वह सारे लोग लाठी लेकर भीमराज के घर आ गए और वहां इस बारे में बताया। यह सब सुनकर मंगल ने उन्हें समझाने की कोशिश की भी कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, बल्कि वैशाली ही उसे परेशान कर रही थी और उसके माता पिता के बारे में उल्टा सीधा बोल रही थी। लेकिन यहां मंगल की कोई सुन ही नहीं रहा था। सब लोग तो वैशाली के बहाए हुए आंसू में पिघल गए थे, और इसके बाद वह लोग जबरदस्ती मंगल को घर से घसीट कर ले गए और गांव के बीचों बीच लाकर उसे पीटने लगे। इसी दौरान मंगल बोला, इस लड़की के साथ उसकी सहेलियां भी थीं, अगर मेरी बात पर यकीन नहीं तो उनसे पूछो। तब उनमें से बोला, वह भी यही बोल रही हैं कि तुमने ही ऐसा किया। ये सुनकर मंगल को थोड़ी हैरानी जरूर हुई, लेकिन फिर उसे याद आया कि वह थी तो उसकी सहेलियां ही तो उसकी ही सुनेंगी। मंगल ने सबको काफी कहा कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन किसी ने उसकी नहीं मानी और उन सब ने उसे काफी पीटा। थोड़ी देर बाद भवानी जी ने सबको रोकते हुए कहा, बस बहुत हुआ, उसको दोबारा मारा तो फिर यह मर जाएगा, इसके लिए इतनी सजा काफी है। यह सुनकर एक दूसरा आदमी बोला, सिर्फ इतनी मार से ऐसे लोगों की अक्ल ठिकाने नहीं आती। अगर इसे अभी छोड़ दिया तो इसके जैसे कल और खड़े हो जाएंगे, तब हम क्या करेंगे? ऐसे लोगों का तो मर जाना ही अच्छा है। तब भवानी जी बोले, मानता हूं कि इसने जो किया वह गलत था, लेकिन यह अपने माँ बाप का एक ही लड़का है और इसके पीछे इसकी 2 बहनें भी हैं। अगर इसे कुछ हो गया तो उनका क्या होगा? उन लोगों के खातिर इसे छोड़ना सही रहेगा, लेकिन मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। इसने मेरी बेटी का भविष्य खराब करने की कोशिश की है, इसलिए मैं इसका भविष्य खराब कर दूंगा। इन सब के बाद मंगल को छोड़ तो दिया गया, लेकिन उसे कॉलेज से भी निकाल दिया गया, क्योंकि भवानी जी ने उसके कॉलेज में जाकर उसके बारे में काफी गलत बातें बोल दी थी। इस वजह से कॉलेज वालों ने मंगल को निकाल दिया। मंगल के घर वालों को इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा आया, क्योंकि वे जानते थे कि इन सब में मंगल की कोई गलती नहीं थी। गांव के सभी लोग जानते थे कि वैशाली किस तरह से सबको परेशान करती है, लेकिन फिर भी सब लोग मंगल को ही दोषी ठहरा रहे थे।
इन सब की वजह से मंगल इतना ज्यादा गुस्से में था कि अब उसने एक गलत रास्ता अपना लिया। मंगल देर रात वैशाली के घर गया और चोरी से उसके घर में घुसकर वैशाली के कुछ बाल काटे और उसके कपड़े का एक टुकड़ा ले आया। वो वह बाल और कपड़े का टुकड़ा लेकर सीधे वहां के शमशान में गया जहां पर एक तांत्रिक बैठा हुआ था, और वहां जाकर उस तांत्रिक को वो देते हुए कहा, लीजिए तांत्रिक जी, आपने जैसा कहा था मैं उस लड़की का बाल ले आया हूं और अब आप उस लड़की को वश में करने के लिए मेरी मदद कीजिए। ए बदले मैं आपको जो चाहिए वह मैं आपको दे दूंगा। यह सुनकर वह तांत्रिक बोला, एक बार फिर से सोच ले बेटा, क्योंकि अगर एक बार तूने यह कर दिया तो उस लड़की की जिंदगी खराब हो जाएगी। यह सुनकर मंगल ने कहा, मैं यह करने से पहले यह सोचूं कि उस लड़की की जिंदगी खराब हो जाएगी और मेरी और मेरे परिवार की जिंदगी खराब हो गई, उसका क्या? आखिर क्या किया था मैंने? वो लड़की मुझे परेशान करती थी, यहां तक कि वह मेरे और मेरे परिवार के बारे में बहुत ही उल्टा सीधा बोल रही थी। मैंने उसे कई बार समझाया लेकिन वह नहीं मानी और उसने सभी लोगों से मेरे बारे में यह झूठ बोल दिया। आपको पता है इन सब की वजह से क्या हुआ? मेरी बहन बड़ी, जिसकी शादी अभी 4 महीने पहले हुई थी, उसे उसके ससुराल वालों ने छोड़ दिया। मेरी छोटी बहन स्कूल नहीं जा पा रही क्योंकि वहां पर सभी लोग उसे चिढ़ाते हैं। मां को कोई गांव के नल में से पानी नहीं भरने देता। पापा की पहले की तरह कोई इज्जत नहीं रह गई। उस लड़की ने सिर्फ इसलिए कि मैं उसके सामने नहीं झुका, मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया, और अब मैं उसकी जिंदगी का सोचूं? मैं इतना महान नहीं हूं तांत्रिक जी। मैंने सुना है कि कुछ दिनों में उस लड़की को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, मतलब मेरी बहन का घर खराब करके अब वो खुद घर बसाना चाहती है। अगर मेरे परिवार को खुश रहने का हक नहीं है तो उसके परिवार को भी नहीं होगा। आप अगर मेरी मदद कर सकते हैं तो ठीक है, वरना मैं उस लड़की को मार डालूंगा। यह सुनकर वह तांत्रिक बोला, तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ काफी अन्याय हुआ है, अगर तुम कहो तो मैं उनसे बात करूं। तब मंगल बोला, और आपकी बातों को वो मान लेंगे? भला क्यों? क्या वो अपनी बेटी को सबके सामने गलत साबित होने देंगे? बिल्कुल नहीं, बल्कि वो मुझे और मेरे परिवार को इस गांव से निकलवा देंगे। वो पैसे वाले लोग हैं, इसलिए आप भी उनका साथ दे रहे हैं ना? यह सुनकर उस तांत्रिक ने एक नजर वैशाली के बालों की ओर देखा और फिर कहा, इन बालों के साथ हमें एक चीज और चाहिए होगी। मैंने तुम्हें इसके साथ ही कौवे का एक खास पंख भी लाने के लिए कहा था। तब मंगल ने एक काला थैला उस तांत्रिक के आगे बढ़ा दिया और कहा, उस पंख को ढूंढना मेरे लिए मुश्किल था। मुझे नहीं पता था कि वह पंख किस तरह से दिखता होगा, किस तरह से काम करता होगा, इसलिए मैंने यहाँ आसपास जितने भी कौवे के घोंसले थे उनमें से जो भी पंख मिले सब ले लिए। आप इनमें से देख लो। इसके बाद उस तांत्रिक ने उनमें से वह खास तरह का पंख निकाला और उसके बाद उसी समय एक साधना की। लगभग 1 घंटे में वह साधना पूरी हो गई और फिर वह तांत्रिक बोला, आखिरकार यह मोहिनी साधना पूरी हुई। अब तुम अंत में उस लड़की का बाल, उसके पांव की मिट्टी और उसके कपड़े का टुकड़ा इस कुंड में डालो और सुबह इसकी राख से नहा लेना। इसके बाद वह लड़की तुम्हारे प्यार में पागल हो जाएगी और वह तुम्हें पाने के लिए कुछ भी करेगी। इसके बाद मंगल ने उस तांत्रिक को उसकी दक्षिणा दी और फिर घर आ गया। सुबह होने के बाद उसने इस कुंड की राख से नहाया और अब वो पूरी तरह से आश्वस्त हो चुका था कि जैसा वह चाहता है वैसा ही होगा। वहीं दूसरी तरफ वैशाली के घर में आज लड़के वाले आने वाले थे उसे देखने के लिए, इसलिए पूरे घर को बहुत अच्छे से सजाया गया था। कुछ ही देर में जब लड़के वाले आए तो वैशाली को उनके सामने लाया गया। लड़के वालों के सामने वैशाली काफी अच्छी लड़की बनने का नाटक करती रही, लेकिन फिर अचानक से उसे तेज झटका लगा और वह बिल्कुल शांत होकर बैठ गई। कुछ देर बाद बातों ही बातों में लड़के की मां ने पूछा कि बेटा तुम्हें खाने में क्या क्या बनाना आता है? वैशाली को खाने में ज्यादा कुछ बनाना नहीं आता था, लेकिन उसके घर वालों ने कहा था कि वह सबके सामने झूठ बोले।
लेकिन अब चूंकि वो मंगल के वश में थी और वो उससे प्यार करने लगी थी, इसलिए वो ये शादी करना नहीं चाहती थी। इसलिए बोली, मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता, बल्कि मैं तो सारे दिन आवारागर्दी करती रहती हूँ। मेरे घर वालों को ये सब पता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलते। अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो फिर गांव में किसी से भी पूछ सकते हैं। यह सब सुनकर वहां पर मौजूद सारे लोग हक्के बक्के रह गए थे। लड़के वाले कभी वैशाली की ओर देखते तो कभी भवानी जी की ओर। यह सब इतने लोगों के सामने बोलने की वजह से भवानी जी को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, लेकिन वह कैसे भी करके बात संभालना चाहते थे, इसलिए बोले, हमारी बेटी को मजाक करने की बहुत आदत है। यह खाने में सब कुछ बना लेती है और इतना ज्यादा स्वादिष्ट खाना बनाती है कि सब उंगलियां चाटते रह जाते हैं। यह सब सुनकर वैशाली बोली, देखिए, सच आपके सामने है। बाद में आप लोग यह मत बोलिएगा कि हमने आपको सच नहीं बताया। अब मेरे पिता की बात में आना चाहते हैं तो शौक से आइए। भवानी जी की वहां पर काफी ज्यादा इज्जत थी, लेकिन अब क्योंकि खुद वैशाली ऐसा बोल रही थी तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। शादी में भवानी जी काफी अच्छा दहेज देते, लेकिन फिर पूरी जिंदगी की आफत उनके सर आ सकती थी। इसलिए लड़के के पिता बोले, हमें लड़की तो पसंद है, लेकिन हम सोच विचार कर इस रिश्ते के लिए हां करेंगे। आखिर पूरी जिंदगी का सवाल है, आप समझ ही रहे होंगे। बोलकर वे लोग वहां से चले गए। उनके जाने के बाद भवानी जी गुस्से में वैशाली से बोले, यह सब क्या हरकत है? अगर तुम्हें यह शादी नहीं करनी थी तो पहले ही बता देती, लेकिन उन लोगों के सामने मेरी यूं बेइज्जती तो न करती। यह सुनकर वैशाली की मां बोली, आप शांत हो जाइए जी। वैशाली ऐसा कर रही है तो इसके पीछे जरूर कोई कारण होगा। बता बेटा, तूने ऐसा क्यों किया? क्या तू यह शादी नहीं करना चाहती? तब वैशाली बोली, मां, पिताजी, मुझे पता है कि आप लोग यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मैं किसी और से प्यार करती हूं, उसी से शादी करना चाहती हूं। यह सुनकर उन सभी लोगों के पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी, क्योंकि वैशाली पूरे दिन अपनी सहेलियों के साथ यहां वहां घूमती रहती थी। यह तो उन्हें पता था, और वह जो लोगों को परेशान करती है यह भी उन्हें पता था, लेकिन वह किसी से प्यार करती है यह उन्हें नहीं पता था। तब वैशाली की मां ने उससे पूछा कि आखिर वह कौन लड़का है जिससे वह प्यार करती है। तब वैशाली बोली, याद है वह लड़का मंगल, जिसके ऊपर हमने गलत इल्जाम लगाया था और आपने उसे बहुत मारा था। मैं उससे प्यार करती हूं और शादी करना चाहती हूं। मैंने यह बात उसे कही थी, लेकिन वह मुझसे शादी करने के लिए नहीं माना। इसी वजह से मैंने यह सब किया। आप मेरी शादी उससे करवा दो। भवानी जी जितनी ऊंची जाति के थे, मंगल का परिवार उतना ही निम्न जाति का था। अगर वो लोग वैशाली की शादी मंगल से करवा देते तो समाज में उनकी काफी बदनामी होती। इसलिए भवानी जी उससे बोले, देख बेटा, मैं जानता हूं कि तूने आज तक मेरी बेटी होने का काफी फायदा उठाया है। तूने जो जो बोला मैंने वो ला कर दिया, लेकिन आज तू जो मांग रही है वह मैं तुझे नहीं दे सकता। अगर मैंने तेरी शादी उस मंगल से करवा दी तो समाज में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। यह सुनकर वैशाली को काफी ज्यादा गुस्सा आया और वह बोली, मैं मंगल से प्यार करती हूं और उसी से शादी करूंगी। वह मेरे प्यार को कभी स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए आप लोग जाकर उससे बात कीजिए। अब उसके पास मुझसे शादी करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। लेकिन भवानी जी नहीं माने और वैशाली अपनी जिद पर अड़ी रही। इन्हीं सब में गर्म गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि भवानी जी ने वैशाली को थप्पड़ तक मार दिया। वैशाली गुस्से में रोते हुए अपने कमरे में चली गई। उसके जाने के बाद भवानी जी बोले, इस लड़की की बात में आकर मैंने भीमराज के परिवार के ऊपर न जाने कौन कौन से जुल्म ढाए। यहां तक इन सब की वजह से उसकी बेटी को ससुराल वालों ने निकाल दिया और उसके बेटे की भी पढ़ाई मैंने छुड़वा दी। मैं अब अपनी ही नजरों में गिर चुका हूं, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं अपनी गलती सुधारूंगा और उसके परिवार वालों से माफी मांग लूंगा। ये सब सुनकर उनकी पत्नी बोली, पागल हो गए हो क्या? जो हो गया उसे भूल जाओ और अब अपनी बेटी की अक्ल ठिकाने लगाने पर ध्यान दो। हम उन नीचे जात वाले के आगे माफी मांगेंगे, अच्छा लगेगा क्या?
तब भवानी जी बोले, हमारी वजह से उनका जीवन नर्क से बदतर हो चुका है, तो इसमें माफी मांगने में क्या हर्ज है। मैं उसकी बेटी के ससुराल वालों से यह सारी बात कहूंगा ताकि उसका घर बस जाए। यह सुनकर उनकी पत्नी गुस्से में बोली, और इन सब से हमारी बेटी का घर बिगड़ जाएगा, उसका क्या। अगर आपने यह बात सबको बताई तो सबको पता चल जाएगा कि हमारी बेटी उसके प्यार में पागल है और उसे परेशान करके रखती है। तब हमारी कितनी बदनामी होगी, सोचा है। फिर पूरी जिंदगी इसे घर पर बिठा कर रखना। देखो, इन सब बातों को छोड़ो और एक काम करो, किसी भी अच्छे घर में इस लड़की की जल्दी जल्दी शादी करके विदाई कर दो। शादी के बाद ये सुधर जाएगी। भवानी जी का यह करने का मन तो नहीं मान रहा था, लेकिन यहां बात उनकी बेटी के भविष्य की थी, इसलिए वो इसके लिए मान गए और किसी लड़के को ढूंढने लगे। वहीं दूसरी तरफ मोहिनी वशीकरण का असर वैशाली पर ऐसा हुआ कि वह दोपहर के समय अपने घर से निकलकर मंगल के घर जा पहुंची। मंगल की मां के साथ आस पड़ोस की कुछ औरतें और थीं। उसे वहां देखकर मंगल की मां को काफी ज्यादा हैरानी हुई। तभी वैशाली उनके पैरों में गिरते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिएगा माँ जी कि मेरी वजह से आपको कितनी ज्यादा परेशानी हुई, लेकिन मैं क्या करती। मैं मंगल से बहुत प्यार करती हूँ। मैंने उससे यह बात कही, लेकिन उसने मुझे यह कहकर मना कर दिया कि हमारी जातियाँ अलग अलग हैं और मुझे अपने पिता की पसंद के लड़के से ही शादी करनी चाहिए। मैंने उसे मनाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना, इसलिए मुझे यह सब करना पड़ा। हो सके तो इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझे अपना लीजिए। यह सब सुनकर वहाँ मौजूद सभी औरतें एकदम हैरान रह गई। वह सारी औरतें तो वहाँ पर बातों ही बातों में मंगल की बुराई करना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर तो पासा ही पलट गया था। लेकिन हाँ, इससे उन्हें एक छटपटी खबर मिल गई थी और वे सभी औरतें वहां से निकलकर आस पड़ोस की औरतों से इस बारे में बात करने लगी। उन सब ने मिर्च मसाला लगाकर यह बातें पूरी गांव में फैला दी। वहीं पर दूसरी तरफ मंगल की मां बोली, तुम्हारे पिता ने वैसे ही हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है, अब तुम यहां आकर यह सब कर रही हो तो इससे हमें और परेशानी होगी, इसलिए भगवान के लिए यहां से चली जाओ। इन्हीं सब के दौरान मंगल अपने पिता के साथ खेत से आ गया था और वहां पर उसे देखकर वैशाली मंगल के सीने से जा लगी और रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो कि मेरी वजह से तुम्हें इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। प्लीज मुझे अपना लो। वैशाली को इस तरह से रोता तड़पता देखकर मंगल को काफी ज्यादा खुशी हो रही थी। उसने वैशाली को अपने से दूर किया और कहा, क्या तुम्हें अपने परिवार की जरा भी चिंता नहीं है? तुम्हारी इन हरकतों के कारण मेरी और मेरे परिवार की जिंदगी खराब हो गई है। अभी के अभी यहां से निकल जाओ। उनके घर के बाहर आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए थे और वह लोग तरह की बातें बना रहे थे। इन सब की खबर वैशाली के घर वालों को भी हुई और वह लोग गुस्से में वहां पर आए। उन लोगों ने देखा कि कैसे मंगल उसे अपने से दूर करने की कोशिश कर रहा है और वैशाली उसके पास जाने की कोशिश कर रही है। यह सब देखकर उन लोगों को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और इसी दौरान उनके कान में वहां के सरपंच की आवाज सुनाई दी, तुम लोग अपनी लड़की को समझाते क्यों नहीं? पूरे गांव में इधर उधर भटक कर आवारगर्दी करती रहती है और इतना ही नहीं, भीमाराज के परिवार की भी बुरी दशा कर दी है। तुम्हारी बेटी की वजह से आज उनकी बेटियों को इतना कुछ झेलना पड़ रहा है। ये सब सुनकर भवानी जी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। आज वैशाली की वजह से जो लोग कभी भवानी जी को आंख उठाकर भी नहीं देखते थे, उनसे इस तरह से बात कर रहे थे। मंगल को पता लग गया था कि यह उसके लिए अच्छा मौका है, इसलिए वह बोला, अब बोलने से क्या फायदा सरपंच जी, दिखता तो आपको भी था, लेकिन आपने तो खुद पक्षपात किया। अब वो सब छोड़िए और इस लड़की को लेकर जाइए, इसकी वजह से मेरी जिंदगी बहुत खराब हो चुकी है और मैं ऐसी लड़की को अपनाने नहीं वाला। यह सुनकर वैशाली रोते हुए बोली, मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा मुझे मत दो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। प्लीज पिताजी, आप इसे समझाइए ना। पूरे गांव में भवानी जी की इज्जत की जो बैंड बजी हुई थी, उसकी वजह से उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था
और अब वैशाली की इन बातों ने उनका दिमाग और ज्यादा खराब कर दिया था। इसलिए उन्होंने वैशाली को एक जोरदार थप्पड़ मारा और जबरदस्ती उसे अपने साथ ले गए। उन लोगों के जाने के बाद गांव के कई लोग भीमाराज जी के पास आए और बोले, आपका बेटा तो कितना अच्छा है, जो उसने इतना अच्छा मौका होते हुए भी इसका कोई फायदा नहीं उठाया, बल्कि वैशाली को मना ही किया। इसकी जगह कोई और होता तो इतने ऊंचे घर में रिश्ता करने का सोचकर ही खुश हो जाता। लेकिन इन लोगों ने देखा क्या किया। सबकी वजह से यह बात साफ हो चुकी थी कि इन सब में मंगल की कोई गलती नहीं थी। इसलिए अब सारे गांव में दोबारा से उनकी इज्जत बढ़ गई थी। वही भवानी जी की इज्जत काफी घट गई थी। और इतना ही नहीं, मंगल की जिस बहन को ससुराल वालों ने निकाल दिया था, उसे भी वो लोग इज्जत के साथ अपने घर ले गए। अब मंगल का पूरा परिवार गांव में फिर से सिर उठाकर चल सकता था। वहीं दूसरी तरफ भवानी जी ने और उनके परिवार ने तो घर से निकलना ही बंद कर दिया था। यहां तक कि उन्होंने वैशाली को भी घर के अंदर बंद कर दिया था। और अब भवानी जी किसी से भी उसकी शादी करवा रहे थे। उन्होंने एक विदुर जमींदार, जिसकी उम्र 45 के आसपास थी, से वैशाली को ब्याहने का मन बना लिया। उस जमींदार को वैशाली की हरकतों के बारे में बहुत अच्छे से पता था, लेकिन भवानी जी इतना अच्छा दहेज देने को तैयार थे, ऊपर से लड़की भी 18-19 साल की थी कि उसके आगे वह जमींदार मना ना कर सका। और इन्हीं सब के दौरान शादी का दिन पास आया। लेकिन शादी वाले दिन ही वैशाली जब अपने कमरे में बैठी थी, उस समय उस कमरे में कुछ महिला रिश्तेदार और उसकी सहेलियां थीं। बारात आ चुकी थी, इसलिए सारी औरतें बाहर आ गई थीं, लेकिन उसकी सहेलियां अब भी उसके पास थी। इसी दौरान वैशाली को एक सरसराती आवाज सुनाई दी, तुम अपने प्यार को पाना चाहती हो तो जैसा मैं कहती हूं वैसा करो, मैं तुम्हें यह करने की शक्ति दूंगी, बताओ मंजूर है। वैशाली मंगल से बहुत प्यार करती थी, इसलिए फौरन इसके लिए हां कर दी। और फिर अगले ही पल वैशाली को एक तेज झटका लगा और इसके बाद उसने पास ही में रखा डंडा उठाया और अपनी सहेलियों को मार मार कर बेहोश करके वहां से भाग गई। उसके ऊपर मंगल ने इतना तगड़ा वशीकरण किया था कि इसका असर इस तरह से हो रहा था कि वैशाली कुछ भी कर सकती थी। फेरों के समय जब वैशाली को कमरे से लाने के लिए उसकी मां गई तो देखा कि वहां पर वैशाली नहीं थी। इसी के साथ ही वैशाली की जो सहेलियां उसके पास रुकी हुई थीं, वह भी खून से लथपथ थी। ये सब देखकर उन्हें समझते देर ना लगी कि यहाँ पर क्या हुआ था। उन्होंने जल्दी से यह बात भवानी जी को बताई और फिर भवानी जी अपने आदमियों के साथ वैशाली को ढूंढने लगे। शादी में पूरा गांव आया हुआ था, जिसकी वजह से अब लोगों में खुसूर फुसूर भी शुरू हो चुकी थी। सब लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे और इसी के साथ ही उस जमींदार को भी काफी बेइज्जती महसूस हो रही थी, जिससे वैशाली की शादी होने वाली थी, क्योंकि शादी करने के बाद वैशाली उसके घर की इज्जत होती। लेकिन जिसने अपने पिता की इज्जत का ख्याल नहीं किया, वह उसके घर की इज्जत का क्या खाक मान रखती। भवानी जी अपने लोगों के साथ पूरे गांव में वैशाली को ढूंढ रहे थे। वहीं इसी दौरान जमींदार वही मंडप पर बैठकर लोगों की बातें सुन रहा था। इन सब से उसे इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उसने वरमाला वहीं पर फेंक दी और वहां से चला गया। लगभग 4-5 घंटे बाद वैशाली उन्हें उन्हीं की घर की छत पर से मिली थी। भवानी जी ने उन्हें बहुत मारा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। यह शादी टूट चुकी थी। इस दौरान भीमाराज जी भी वहीं पर मौजूद थे। जब बेटी का घर उजड़ता है तो कैसा लगता है, वह यह अच्छी तरह से समझ सकते थे। इसीलिए उन्होंने भवानी जी से कहा, देखिए, मुझे पता है कि मैं आपकी तरह बड़ी जाति का नहीं हूं, लेकिन मैं समझ सकता हूं कि इस समय आपके ऊपर क्या बीत रही है। सारा मंडप सजा हुआ है और अब अगर बेटी की शादी नहीं हुई तो आपकी काफी बदनामी होगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसी मंडप में मंगल और वैशाली की शादी कर दी जाए। वैसे तो भवानी जी भी यही चाहते थे, लेकिन लोकलाज का डर भी उन्हें काफी था। उनके हिसाब से तो वैशाली अगर पूरी जिंदगी कुंवारी भी उनके पास रह जाए तो ठीक है, लेकिन वह किसी नीच जात के लड़के से उसकी शादी नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने कहा, आप काफी भले इंसान हैं, इसीलिए इतना सब होने के बावजूद आप मेरी बेटी को अपनाने के लिए राजी हो गए हैं।
लेकिन आप समझ ही सकते हैं कि हम लोगों के बीच में जात पात का कितना बड़ा फासला है। अगर हम लोग यह भूल भी जाएं और उनकी शादी कर दे तो आगे चलकर इन्हें काफ़ी ज़्यादा कठिनाई होगी, क्योंकि रहना तो इन्हें इसी समाज में है, और जब समाज ही इन्हें नहीं अपनाएगा तो कैसे चलेगा। लेकिन मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा। मेरी बेटी मंगल के प्यार में पागल हो चुकी है, इसलिए एक काम कीजिए, आप उसकी जल्दी से जल्दी कहीं और शादी करवा दीजिए, और एक बार उसकी शादी हो गई तो शायद वैशाली के दिमाग से उसका भूत उतर जाएगा। यह सब सुनकर वैशाली का खून खौल उठा था। उस वशीकरण के कारण वैशाली मंगल से जिस हद तक प्यार करती थी वह कोई सोच भी नहीं सकता था। इसलिए उसने अपने पिता की गर्दन पकड़ ली और उनका गला दबाने लगी। वैशाली को अब तक काफी ज्यादा पीटा जा चुका था, लेकिन बावजूद उसके अंदर ना जाने इतनी ताकत कहां से आ गई थी कि वह भवानी जी की गर्दन बुरी तरह से दबोच के बैठी थी। सब लोगों ने मिलकर वैशाली को भवानी जी से अलग किया, और अब वैशाली भवानी जी को अपना दुश्मन समझने लगी थी। वह एकदम फाड़ खाने वाली निगाहों से भवानी जी को देख रही थी। वैशाली को इस तरह से देखकर अब मंगल को भी डर लगने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह वशीकरण इतना ज्यादा खतरनाक कैसे हो गया। इन सब के बाद वैशाली को कमरे में बंद कर दिया गया। वहीं अब भवानी जी और भीमाराज जी मंगल के लिए उन्हीं की जाति की कोई अच्छी लड़की ढूंढने की कोशिश करने लगे। वैशाली इतनी ज्यादा उग्र हो चुकी थी कि उसके कमरे में अब कोई जा ही नहीं रहा था। उसे खाना देने के लिए 10 लोग एक साथ जाते और जल्दी से खाना कमरे में सरकाकर दरवाजा लगा देते। वैशाली कमरे के अंदर चिल्लाती, सबको गंदी गंदी गालियां देती, रोते हुए बाहर जाने की गुहार लगाती, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। इन्हीं सबके दौरान मंगल दोबारा से उस तांत्रिक के पास गया और उससे पूछा कि आखिर इस वशीकरण का असर इतना खतरनाक कैसे हो सकता है। तब वह तांत्रिक बोला, यह मोहिनी वशीकरण कोई ऐसा वैसा वशीकरण नहीं है। इसका तोड़ लगभग नामुमकिन है। एक बार यह जिसके ऊपर किया गया तो जिसके लिए वह पागल है, उससे शादी किए बिना वह नहीं रह सकता। अगर उसे रोकने की कोशिश की गई तो वह किसी का मर्डर तक कर सकता है। इस वशीकरण के अंदर टोने टोटके के साथ एक प्रेत भी छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से इसका उतारा संभव नहीं है। और अगर इसी दौरान वह मर जाए जिसके ऊपर भी यह टोटका किया है, तो फिर वह मरने के बाद भी अपने प्यार को पाने के लिए उसकी जान लेगी। यह सब सुनकर मंगल काफी ज्यादा घबरा गया और वह बोला, मैंने जिस काम के लिए यह किया था वह हो चुका है, तो क्या अब यह खत्म नहीं हो सकता? यह सुनकर उस तांत्रिक ने उसे घूरा और कहा, नहीं, यह संभव नहीं है। अब तुम्हें उससे शादी करनी ही पड़ेगी, और अगर तुमने उससे शादी नहीं की तो वह मरने के बाद तुम्हें पालेगी। यह सब सुनकर अब मंगल को थोड़ा डर लगने लगा था, क्योंकि वह वैशाली से शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन अब उसके पास इन सब के अलावा और कोई चारा नहीं था। उसने अपने पिता से कहा, अगर वैशाली मुझसे इतना ही प्यार करती है तो मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूं। यह सुनकर वो बोले, तैयार तो मैं भी इसके लिए हूं, लेकिन उसके पिता नहीं मानेंगे। उनके लिए सबसे ज्यादा अपनी मान मर्यादा जरूरी है। लेकिन छोड़ो, हमें इसकी क्या पड़ी है, वह उनकी समस्या है, तुम अपनी शादी की तैयारी करो। मंगल उन्हें सब सच बताना चाहता था, लेकिन इन सब के बाद भी तो यही सब होता, क्योंकि वैशाली के पिता समझते ही नहीं। इसलिए उसने भी सोचा कि जो होगा देखा जाएगा। कुछ ही दिनों में मंगल के लिए एक लड़की मिल गई और अब मंगल की शादी की तैयारी होने लगी। वैशाली को अब तक यह बात नहीं पता थी, लेकिन जब शादी होने में 2 दिन का समय था तब भवानी जी उसके पास आए और बोले, मुझे पता है कि तुम मंगल से प्यार करती हो, लेकिन मैं तुम्हारी शादी उसके साथ नहीं होने दे सकता, वरना मेरी समाज में बहुत बदनामी होगी, और इसलिए 2 दिन बाद मंगल की शादी हो रही है। तुमने अपनी शादी तो रोक ली, लेकिन उसकी शादी नहीं रोक पाओगी, और इन सब के बाद तुम्हें मंगल का ख्याल अपने दिमाग से निकालना ही होगा। यह सब सुनकर वैशाली को काफी ज्यादा गुस्सा आया। वो वहां पर गुस्से में सामान पटकने लगी। भवानी जी वापस वहां से चले गए और कमरे का दरवाजा लगा दिया गया ताकि वैशाली बाहर ना निकल पाए। वैशाली कमरे में सारा सामान तोड़ने के बाद अंदर ही अंदर तड़प रही थी। उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था।
उस वशीकरण के कारण वह मंगल से इतना प्यार करती थी कि उसकी वजह से वह मंगल को किसी और का होता नहीं देख सकती थी। लेकिन फिलहाल वो कमरे के अंदर बंद थी, इसलिए कुछ कर भी नहीं सकती थी। उसने काफी कोशिश की वहां से निकलने की, लेकिन उसकी कोशिश सफल नहीं हुई। इसके बाद जब वो थक हार कर बैठ गई तो उसे वही भयानक आवाज दोबारा आई, ये सब इतनी आसानी से सही नहीं होगा। तुम अब दोबारा से मेरी बात मानो और उसके बाद तुम यहां से बाहर निकल पाओगी। तुम ऐसा नाटक करो कि तुमने हार मान ली है, और इसके बाद जब तक मैं ना कहूं तुम ये नाटक जारी रखना। इसके लिए वैशाली मान गई और उसने रोते हुए दरवाजा खटखटाया और कहा, मां, पिताजी, मुझे अपनी गलतियों पर पछतावा है, इसलिए मैं हार मानती हूं। आज के बाद मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगी जिसका आपको पछतावा हो। मुझे माफ कर दीजिए। वैशाली की बातों से लग रहा था कि वह काफी ज्यादा दुखी है और शायद अपनी गलतियों पर उससे पछतावा भी है, इसलिए उन लोगों ने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलने के बाद उन लोगों को लगा कि शायद वैशाली उन पर हमला करेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वैशाली अपनी मां के गले लगी और फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगी। मुझे समझ आ चुका है कि मैं कितनी भी कोशिश क्यों ना करूं, इन सब से नहीं जीत सकती। तब वैशाली के पिता बोले, अगर मंगल हमारी जाति का होता तो मैं सच में तुम दोनों की शादी कर देता, लेकिन ऐसा नहीं है, मुझे माफ कर देना। इन सब के बाद वैशाली बिल्कुल सामान्य बनी रही। हालांकि वो घर से बाहर नहीं जा रही थी, लेकिन वह काफी हद तक बिल्कुल ठीक लग रही थी। वह कभी कभी रोती थी, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। इन्हीं सब के दौरान पूरा दिन निकल गया और अब मंगल की शादी में सिर्फ एक ही दिन रह गया था, लेकिन वैशाली ने कुछ भी गड़बड़ नहीं की, जिसकी वजह से सब लोगों को लगा कि अब शायद ये कुछ ना करे। इसी दौरान मंगल की शादी से एक दिन पहले दोपहर के समय वैशाली अपनी मां से रोते हुए बोली, मां, मुझे यहां पर बंद रहे काफी समय हो गया है और अब तो मुझे यहां घुटन भी होने लगी है। मैं अपनी सहेली से मिलने जाऊं। ये सुनकर उसकी मां ने इस बारे में भवानी जी से बात की। भवानी जी को अब भी शक था कि वो मंगल के पीछे आ सकती है, इसलिए मंगल के घर पर अपने आदमी खड़े कर दिए और उससे कहा कि अगर वैशाली वहां आए तो उसे इस बारे में बताए। लेकिन ऐसा उसे शक था, उसे ये भी लग रहा था कि वैशाली सुधर गई हो और ऐसे में उसके साथ ये सब करना सही नहीं था। इसलिए वो लोग मान गए और वैशाली अपनी सहेली के घर चली गई। उसकी सहेलियां उससे डरी हुई थीं, इसलिए वैशाली ने उनसे माफी मांगी और वो दोबारा से पहले की तरह अच्छे दोस्त बन गए। तब वैशाली बोली, मैं बहुत समय से अपने कमरे में बंद थी, इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा है। चलो पहले की तरह साथ में थोड़ा टहलते हैं। उसकी सहेलियां भी इसके लिए मान गई और फिर वे सारी गांव में टहलने लगी। दोपहर से शाम हो गई और शाम से रात होने आई, लेकिन अभी तक वैशाली वापस नहीं आई थी और इस वजह से भवानी जी को गड़बड़ लगने लगी थी। भवानी जी अपने आदमियों के साथ वैशाली की सहेली के घर गए, लेकिन वहां उन्हें पता चला कि वैशाली और उसकी सहेलियां गांव में टहलने निकली थीं और अब तक घर नहीं आई थीं। इन सब से भवानी जी को पता चल गया था कि वैशाली हो ना हो सुधरी नहीं थी और अब वह मंगल के ही पास जाएगी। इसलिए वह लोग जल्दी से मंगल के घर की तरफ गए। वहां जाकर उन्होंने जब अपने आदमियों से इस बारे में पूछा कि क्या वैशाली या उसकी कोई सहेली यहां आई है, तब उन सब ने कहा कि नहीं, यहां पर वह नहीं आई। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वैशाली के दिमाग में चल क्या रहा है, और अगर वैशाली कुछ करना चाहती है तो उसकी सहेलियां कहां पर है। वैशाली पहले भी अपनी शादी के समय अपनी सहेलियों को जख्मी करके भाग चुकी थी। इस वजह से उनके घर वाले अब काफी ज्यादा घबरा गए थे और इसलिए वह भवानी जी से बोले, तुमने अपनी पागल बेटी को घर में बंद करके क्यों नहीं रखा? आज उसकी वजह से अगर हमारी बेटियों को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? सारी गलती हमारी बेटियों की भी है। हमने उन्हें 50 बार समझाया था कि वैशाली से दूर रहो, लेकिन नहीं, इन्हें तो दोस्ती का कीड़ा ज्यादा ही काटता है। भवानी जी को काफी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। आज वैशाली की वजह से उनका जीना हराम हो चुका था और उन्होंने सोच लिया था कि वह वैशाली के मिलने पर उसे या तो जान से मार देंगे
या तो पागल खाने में भर्ती करा देंगे। वैशाली कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती थी यह सभी लोग जानते थे, और अब उसके साथ कुछ लड़कियां भी थीं, और सब लोगों को उन लड़कियों की चिंता सताने लगी, और इसलिए अब सारा गांव मिलकर उन्हें ढूंढने लगा। सब लोगों ने उन्हें पूरे गांव में ढूंढा, लेकिन वह उन्हें नहीं मिले। इन सब के बाद उन लोगों ने खेतों में भी ढूंढने का सोचा, और यहां उनकी कोशिश रंग लाई, क्योंकि खेत में वैशाली की सहेलियां जख्मी हालत में पड़ी हुई थी। उन सभी के सर में काफी चोट आई थी। वहां पर पास में एक पत्थर भी पड़ा हुआ था, जिससे साफ पता चल रहा था कि वैशाली ने उन सभी का सर फोड़ा था। वे सभी लड़कियां एक दूसरे से काफी दूरी पर थीं, जिससे पता चल रहा था कि इन्होंने बचकर भागने की भी कोशिश की होगी, लेकिन उनकी यह कोशिश सफल नहीं हुई। अपनी बेटियों को इस तरह से देखकर उनके घर वालों को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वे सारी जिंदा थी, लेकिन उनके घर वालों को वैशाली की भी यही हालत करनी थी। जिस तरह से वैशाली सबके खून की प्यासी बन चुकी थी, उसकी वजह से अब गांव में कोई भी उसे जिंदा छोड़ना नहीं चाहता था। सभी लोगों ने वैशाली को ढूंढने की रफ्तार तेज कर दी। उन्हें इतना तो समझ आ चुका था कि वह जाएगी तो मंगल के पास ही, लेकिन वह वहां भी नहीं आई थी। फिर वह कहां गई होगी यह किसी को समझ नहीं आ रहा था। वैशाली को ढूंढते ढूंढते पूरी रात निकल गई, लेकिन वह उन्हें नहीं मिली। अगले दिन जिस लड़की से मंगल की शादी होने वाली थी, उस लड़की के घर से कुछ लोग आए, और उनमें से एक गुस्से में बोला, अगर आप लोगों को शादी नहीं करनी थी तो सीधे से बता देते। उस पागल लड़की को हमारे घर भेजकर हमारी बेटी को मारने की कोशिश करने का क्या अर्थ था। यह सुनकर वे सारे लोग काफी ज्यादा हैरान रह गए। तब भी महाराज जी बोले, हुआ क्या, आप लोग पूरी बात बताएंगे? तब उनमें से एक बोला, आज बारात आने वाली थी, इसलिए हम कल रात को इसकी तैयारी कर रहे थे। घर में गाना बजाना हो रहा था, और इसी बीच जिस कमरे में हमारी बेटी होने वाली दुल्हन अपनी छोटी बहन के साथ सो रही थी, जिसकी शादी मंगल से होने वाली थी, उसके कमरे से चीखने की आवाज आई। जब हम उसके कमरे में पहुंचे तो हमने देखा कि एक लड़की खून से लथपथ हमारी बेटी के कमरे में थी, और इतना ही नहीं, उसने हमारी बेटी के गर्दन पर काट लिया था। हम उसे बचाने दौड़े कि तभी उस पागल लड़की ने पास में सो रही छोटी सी बच्ची को पकड़ लिया और हमें धमकी दी है कि आज अगर हमने उसकी शादी मंगल से नहीं करवाई तो वह उस बच्ची को मार डालेगी। उस बच्ची को लेकर वह हमारे घर में कमरे के अंदर बंद हो चुकी है। उसके हाथ में चाकू है, और हम इसीलिए यहां पर आए हैं। ये सब सुनने के बाद सारे लोग भवानी जी को गुस्से में घूरने लगे। भवानी जी शर्म के मारे नजरें झुकाए खड़े थे, लेकिन फिर तभी वह बोले, आप चिंता मत कीजिए, उस बच्ची को कुछ नहीं होगा। वैसे जो दुल्हन थी वह तो ठीक है ना। यह सुनकर वह बोले, वह बच तो गई है, लेकिन घाव काफी ज्यादा गहरा है, अभी फिलहाल बेहोश है। लेकिन हम यहां पर उसका हालचाल बताने नहीं आए हैं, बल्कि मंगल को ले जाने आए हैं। मंगल की शादी आज के आज ही उस पागल लड़की के साथ करनी होगी, वरना वो हमारी छोटी बेटी को मार डालेगी। ये सब सुनकर भीमाराज जी बोले, अगर ये सब करने से सब सही होता है तो हमें मंजूर है, चलिए हम भी आपके साथ चलते हैं। ये सुनकर भवानी जी बोले, देखिए मुझे पता है कि आप लोगों को इन सब से काफी समस्या हो रही है, लेकिन ये शादी मत करवाइए। मैं उसे पागल खाने में डलवा दूंगा या घर में जंजीरों से बांध कर रख दूंगा, लेकिन अगर ये शादी हुई तो समाज बिरादरी में हमारी थू थू हो जाएगी। ये सब सुनकर गांव का सरपंच बोला, आपका दिमाग ठिकाने पर तो है ना? यहां पर जो कुछ हो रहा है इससे कौन सा आपकी इज्जत में चार चांद लग रहे हैं। देखो आपकी बेटी जिस हिसाब से पागलपन कर रही है, उसके बावजूद भीमाराज भाई और उनके परिवार वाले उसे अपनाने को तैयार है। फिर आपको क्या आपत्ति है? कौन सा इतना सब होने के बावजूद आपकी बिरादरी में से कोई इसे ब्याहेगा? यह सुनकर भवानी जी बोले, मेरे परिवार में सिर्फ वैशाली ही नहीं, मेरे 3 बेटे भी हैं। अगर आज इसकी शादी भीमाराज भाई के परिवार में हो गई तो फिर उनकी शादी में अड़चने आएंगी। परिवार का मुखिया होने के नाते मुझे सभी के बारे में सोचना पड़ता है। अच्छा, ज्यादा कुछ नहीं, बस आप मुझे एक मौका दे दीजिए। अगर मैं इसमें असफल हुआ
तो फिर खुशी खुशी वैशाली और मंगल की शादी करवा दूंगा। सारे गांव वाले इसके लिए मान गए और फिर वह सभी लोग उस लड़की के गांव की ओर निकल पड़े। इस दौरान मंगल को पता था कि अब इनमें से किसी की नहीं चलेगी, अगर चलेगी तो सिर्फ वैशाली की। वे सारे लोग गांव आ गए और वहां पर एक कमरे के दरवाजे की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, इसी कमरे में है वह लड़की। मंगल बेटा, तुम दरवाजा खटखटाओ और आवाज दो, तुम्हारी आवाज सुनकर वह बाहर आ जाएगी। इस पर मंगल मान गया और उसने दरवाजा खटखटाकर वैशाली को आवाज दी। उसकी आवाज सुनकर वैशाली ने दरवाजा खोला। उसे देखते ही सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि वैशाली के चेहरे और सूट पर खून के बहुत सारे धब्बे थे। वह भयानक ढंग से मुस्कुराते हुए मंगल को ही देख रही थी और फिर वह बोली, देखा, आखिरकार मैंने तुम्हें पा ही लिया। और ये बोलकर वो मंगल के गले लग गई। वो ऐसे ही आंखें बंद करके मंगल की बाहों में सिमटी रही। इसी दौरान मौका पाकर एक आदमी ने पीछे से उस बच्ची को बाहर निकाल लिया। इन सब के बाद 8-10 लोगों ने वैशाली को कसकर पकड़ लिया। इन सब से वैशाली को काफी ज्यादा गुस्सा आया। वह उनके चंगुल से निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन निकल नहीं पा रही थी। गांव वालों को वैशाली के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए उनमें से एक आदमी ने वैशाली को एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया। इन सब से वैशाली को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि वह फाड़ खाने वाली निगाहों से उस आदमी को देखने लगी। इसी दौरान उस आदमी ने गुस्से में उसे दोबारा थप्पड़ मारने की कोशिश की, लेकिन तभी भवानी जी ने उसे रोक लिया और कहा कि इसे जल्दी से यहां से दूर लेकर जाओ और अभी के अभी मंगल की शादी करवाओ। ये सब सुनकर वैशाली गुस्से में बोली, तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही, जो इतने लोग मिलकर मेरे आगे खड़े हो गए? दम है तो मुझे छोड़कर दिखाओ, फिर बताती हूं। याद रखो, अगर मेरे अलावा मंगल की शादी किसी और से करवाने की कोशिश की तो मैं उसकी शादी के बाद जो भी यहां पर है उन सभी को मार डालूंगी। वैशाली यह सब बोलते हुए इतनी ज्यादा भयानक लग रही थी कि सभी लोगों को उससे काफी डर लग रहा था और उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अब मंगल की शादी करवाए। लेकिन तभी भवानी जी बोले, इसकी बात पर कोई ध्यान मत दे, ये शादी होने के बाद मैं इसे घर के अंदर कैद कर दूंगा। आप लोग जल्दी से दुल्हन को लेकर आइए और मंगल की शादी करवाइए और वैशाली को लेकर यहां से दूर जाओ। यह सुनकर कुछ लोग वैशाली को लेकर वहां से जबरन दूर ले जाने लगे। इस दौरान वैशाली गुस्से में बुरी तरह से चीख रही थी। उसे 10-10 लोगों ने पकड़ रखा था, लेकिन इन सब के बावजूद भी वह उनसे छूटने की काफी कोशिश कर रही थी। उसे पकड़े रखने में उन पहलवानों का काफी जोर लग रहा था, लेकिन उन्होंने फिर भी एड़ी से चोटी का जोर लगाया हुआ था। वह लोग वैशाली को लेकर खेतों तक आ चुके थे। वैशाली के चेहरे पर डर और गुस्से के मिले जुले भाव थे। उसे डर था कि कहीं मंगल सदा सदा के लिए किसी और का ना हो जाए, और इसीलिए उसने जोर से कहा, मुझे इतनी ताकत दे दो कि मैं मंगल से शादी कर पाऊं। इसी दौरान उसके कानों में आवाज गूंजी, ठीक है, मैं तुम्हारे ऊपर पूरी तरह से हावी हो जाती हूं, इसके बाद तुम इन सबको मारकर मंगल तक पहुंच जाओगी। इन सब के बाद वैशाली के शरीर को एक तेज झटका लगा और इसी के साथ ही वैशाली अपनी जगह पर बिल्कुल जड़ हो गई और अब वो बिल्कुल भी विरोध नहीं कर रही थी। उसे इस तरह से देखकर उसे जो पहलवान पकड़े हुए थे वह हैरान रह गए। वह उसे छोड़ने ही वाले थे कि तभी भवानी जी बोले, इसे छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि यह बहुत चालाक है, ये जरूर इसकी कोई चाल है। भवानी जी ने यह कहा ही था कि तभी वैशाली को दोनों तरफ से जिन भी पहलवानों ने पकड़ा था, वैशाली ने उनको एक झटके से खींचकर अलग अलग पटक दिया। वैशाली ने यह सब ऐसे किया था जैसे मानो वह कोई प्लास्टिक की गुड़िया हो। उसे इस तरह से देखकर उसके पिता हैरान रह गए और अब उन्हें समझ आ चुका था कि यह उनकी बेटी नहीं कर रही बल्कि कुछ और ही बात है। उन लोगों से छूटने के बाद वैशाली वापस से गांव की ओर बढ़ने लगी। वह तेजी से भागते हुए वहां जा रही थी। इस दौरान वह पहलवान उठकर खड़े हो गए और उसके पीछे भागने लगे। भागते भागते वैशाली ने पत्थर उठाया और उन पहलवान और अपने पिता की ओर दे मारा। वह पत्थर सीधा भवानी जी को लगा। इन सब से उन्हें चोट तो लगी थी, लेकिन अपनी बेटी को इस हाल में देखकर उन्हें ज्यादा दुख हो रहा था। कुछ आगे चलकर
वहां पर काफी गीली मिट्टी थी जिसमें बहुत से लंबे लंबे झोंक भी तैर रहे थे। वैशाली खुद को संभाल न सकी और उस गीली मिट्टी में जा गिरी। उस मिट्टी में मौजूद जोंक वैशाली के शरीर से चिपक गई, लेकिन वैशाली ने इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और वह ऐसे ही भागते हुए गांव की ओर बढ़ गई। यह सब देखकर भवानी जी बोले, अब बात हमारे हाथों से निकल चुकी है, इसीलिए छोड़ो इसे, उसकी शादी मंगल से हो जाने दो। वैशाली ऐसे ही भागते हुए मंडप तक आ पहुंची थी। दुल्हन बेहोश थी, इस वजह से अभी तक शादी नहीं हुई थी। वैशाली को वहां पर देखकर सारे लोग काफी ज्यादा घबरा गए थे, लेकिन उन्हें पता चल गया था कि अब बात सभी के हाथों से निकल चुकी है, इसलिए सब लोग उसके रास्ते से पीछे हट गए और वैशाली और मंगल की शादी हो गई। मंगल को काफी बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से कितने लोगों ने कितना कुछ झेला, लेकिन हाँ, यहाँ गनीमत यह रही कि किसी की भी जान नहीं गई थी। इसलिए मंगल शादी के बाद वैशाली का काफी ख्याल रखता था। हालांकि वह कॉलेज में पढ़ नहीं पाया था, लेकिन उसने डिस्टेंस लर्निंग से अपनी पढ़ाई पूरी की और रेलवे के पेपर देकर आज वो रेलवे में लगा हुआ है। वैशाली आज भी उसके साथ है और मंगल और वैशाली आज साथ में बहुत खुश है, लेकिन उनके साथ जो हुआ वह उसे भूल जाना चाहते हैं। साथियों, जब हम कच्ची उम्र में होते हैं तो हम ऐसे ही कदम उठा लेते हैं जिसका खामियाजा बहुत बुरा होता है, और यहाँ पर भी मंगल ने कुछ ऐसा ही किया। हाँ, मैं मानता हूँ कि मंगल के साथ बहुत बुरा हुआ और उसको भी अपना बदला लेना ही था, लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि बदला इतना भयानक होगा। लेकिन चलो, उसमें अच्छी बात यह रही कि अंत में दोनों मिल चुके हैं और आज बहुत ही अच्छी दोनों जिंदगी जी रहे हैं, और सोचता हूँ कि आगे जाकर वह अपने परिवार को और बड़ा करने की कोशिश करेंगे और अपने इस जीवन में जो सबसे बुरा वक्त आया उन सब बातों को भूलने की पूरी कोशिश करेंगे। और साथियों, मैं आपको बता दूं कि जो यक्षिणी की तंत्र कथा वाली स्टोरी है उसके सभी पार्ट अपलोड हो चुके हैं, और अब मैं मेंबरशिप के लिए आगे एक और नई स्टोरी शुरू करने वाला हूं, जिसमें आपको तंत्र मंत्र का एक असली भयानक रूप देखने को मिलेगा, एक ऐसा रूप जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। तो उस स्टोरी को सुनने के लिए मेंबरशिप को जो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अब अपने कुछ साथियों को धन्यवाद करते हैं। सुनीता झारखंड, सुनीता खरवार सूरत, मालती देवी राम मूरत यूपी, श्री हरि ओडिशा, गणेश पाठक सूरत, रिमशा खान ममता दिल्ली, अनमोल पंवार। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी साथी ममता सहाय का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली स्टोरी पर।